तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ तह खाने का कैदी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर कृष्णन की वैज्ञानिक पत्नी व डॉक्टर बेटे सुनील को उसकी चचेरी बहन अनु का बेंगलोर से कलकत्ता विमान द्वारा आने का तार मिला। तार देखते ही मिसेज कृष्णन उलझन में पड़ गई, लेकिन सुनील ने उन्हें एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार कर लिया। दोनों कार द्वारा एयरपोर्ट की ओर चल दिए। तुम्हारी परेशानी की वजह मैं भी समझ रहा हूँ माँ, लेकिन हमें अनु को कोठी के उस हिस्से से दूर रखेंगे। वह कुछ दिन छुट्टियाँ बिताकर वापस बेंगलोर चली जाएगी। बस न जाने फिर भी क्यों मेरा दिल बेहद घबरा रहा है। बेटे, अनु बेंगलोर में एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाती है। अगर उसे जरा भी अपने अंकल की हालत की भनक लग गई तो। ठीक 7:40 पर मम्मी, वह रही अनु 3 सालों में भी कितनी लंबी और सुंदर दिखने लगी है। लेकिन 3 साल पहले जब वह आई थी तो घर का वातावरण इतना खराब नहीं था जितना कि आज। ध्यान रहे मम्मी, अनु को उस रहस्य का पता नहीं चलना चाहिए जिसे छिपाने के लिए हम अब तक न जाने कितनी मुसीबतें झेलते आए हैं। मैं कोशिश करूँगी बेटे। कुछ देर बाद ही, हाय अनु, हाय सुनील, नमस्ते आंटी, जीती रहो बेटी। आंटी, पिछली बार जब मैं कलकत्ता से वापस गई थी तो कभी सोचा भी नहीं था कि अगली बार कलकत्ता आने पर अंकल से मुलाकात न हो सकेगी। क्या अंकल का कहीं कुछ पता नहीं चला? नहीं, खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम सफ़र में थकी होगी, फिलहाल हमें घर चलना चाहिए। मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। फिर कस्टम से निकलकर वे घर की ओर चल पड़े। कोठी पहुंचते पहुंचते रात के 9:30 बज चुके थे। वो बेहद थकावट हो आई है आंटी, केवल एक कप चाय या कॉफ़ी के बाद मैं तो आराम करूंगी। ठीक है बेटी, मैं शंभू से कहती हूँ, वह कॉफ़ी बना लाएगा। उसके बाद सब ने एक एक कप कॉफ़ी पी और फिर गुड नाइट आंटी, गुड नाइट। अन्नू को उसका कमरा दिखा दे सुनील। जी मम्मी, आओ अन्नू। और फिर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटते ही अन्नू को नींद ने आ दबोचा। रात को किसी समय अचानक ही उसकी नींद टूट गई। अरे, इस समय बाहर कौन होगा? कहीं आंटी और सुनील? लेकिन अनु से रहा न गया तो वह भी पलंग से नीचे उतर आई और फिर दरवाज़ा खोलकर गैलरी में आ गई। फर्श पर उन्हीं की परछाई थी। वे इधर ही गए हैं। मोड़ पार करते ही अनु ने दोनों को एक कमरे में घुसते देखा। वह दबे पांव कमरे की खिड़की तक जा पहुंची, जो कि संयोगवश उस समय खुली हुई थी। ओह नो, दोनों क्या कर रहे हैं? कहीं नीचे कोई तहखाना तो नहीं है? ओह, मेरा शक ठीक निकला। फिर उसके देखते ही देखते मिसेज कृष्णन और सुनील उस तहखाने में समाने लगे। जल्दी करो माँ, इंजेक्शन देने में से पहले ही 1 घंटे की देरी हो चुकी है। भगवान न करे अगर पिताजी को होश आ गया तो गजब हो जाएगा। शुभ शुभ बोलो बेटे। सिरिंज में दवा भर लो बेटे। यस मम्मी, अभी भरता हूँ। यह लो। जाने कब तक इन्हें इसी अवस्था में रखना होगा। अब जब तक हम दोनों मिलकर उस दवा की खोज नहीं कर लेते जिससे कि पिताजी का विकृत मस्तिष्क को पुनः ठीक किया जा सके। मिसेज कृष्णन ने इंजेक्शन देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि ठीक उसी पल प्रोफेसर रमेश कृष्णन ने पट से अपनी आंखें खोल दी। नहीं सुनील, ओह नो विक्की, मम्मी इंजेक्शन दो जल्दी। उन आंखों में वहशियत टपक रही थी। मिसेज कृष्ण ने भरपूर कोशिश की, लेकिन उफ, दूर हटो मुझसे। तुम सब लोग मेरे दुश्मन हो। एक एक को खत्म करके रहूँगा। कोई जीवित नहीं बचेगा। हा हा हा, कोई जीवित नहीं बच सकेगा। पिताजी, एकाएक प्रोफेसर ने सुनील पर छलांग लगा दी। तुम भी नहीं बचोगे कुत्ते, सबको मार डालूंगा मैं, एक एक का खून पी जाऊंगा। हा हा हा, आह। प्रोफेसर रमन कृष्णन पागलों के समान सुनील पर टूट पड़े थे। मैं उस कमीने का भी खून पी जाऊंगा जिसने मेरी यह हालत की है। हा हा हा, आह, उफ, हे भगवान, आखिर वही हुआ जिसका डर था। एकाएक सुनील कंठ फाड़ कर चिल्ला उठा, मम्मी जल्दी करो, वह इंजेक्शन मुझे दो मम्मी, क्विक। आह, ओह, उफ, खून खून पी जाऊंगा तेरा कमीने। मम्मी जल्दी दो मुझे वह इंजेक्शन, बहुत गड़बड़ हो चुकी है। अगले ही पल लगभग झपटते हुए सुनील ने मम्मी के हाथ से इंजेक्शन लिया और ठीक उसी पल प्रोफेसर कृष्णन ने मिसेज कृष्णन की बाजू पकड़ ली। आह सुनील बेटे जल्दी करो, ओह मेरी बाजू। सुनील, मम्मी। दूसरे ही पल सुनील ने बंदर की सी फुर्ती के साथ वह इंजेक्शन प्रोफेसर के बाजू में घुसेड़ दिया। अब घबराने की कोई बात नहीं है मम्मी, पिताजी से दूर हट जाओ। आह। कुछ ही देर में प्रोफेसर साहब लड़खड़ा कर फर्श पर गिरे और बेहोश हो गए। ओह मम्मी, देख लिया देर का परिणाम। अगर हमें कुछ देर और हो जाती तो पिताजी ने न जाने क्या कर बैठते। उन्हें उठाकर ऊपर लिटा दो बेटे। जी मम्मी। प्रोफेसर कृष्णन को लिटाने के पश्चात अभी वह पलटा ही था कि बुरी तरह से चौंक पड़ा। तो तुम यहाँ कैसे पहुँच गई अनु? इस समय सवाल तुम्हें नहीं बल्कि मुझे तुमसे करना चाहिए सुनील। यह सब क्या है?
मुझे तो बताया गया था कि अंकल एकाएक ही कहीं गायब हो गए हैं, किंतु उनके पागल होने की जानकारी मुझे नहीं थी। यह सब कैसे हुआ आंटी? सुनील, प्लीज़ मुझे बताओ, अंकल की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर तुम जानने का निश्चय कर ही चुकी हो तो सुनो। उनकी इस हालत के लिए मैं, सुनील, खुद प्रोफेसर साहब और इस समाज का हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसका इंसान व इंसानियत से थोड़ा सा भी रिश्ता है। मैं समझे नहीं आंटी? आज से 6 माह पूर्व की बात है। प्रोफेसर साहब कैंसर की दवा खोजने के लिए जी जान से अपनी रिसर्च पर जुटे हुए थे, तभी एक हादसा हो गया। न जाने कैसे, शायद रसायनों के गलत मिश्रण से गैस व एसिड से भरा कांच का जार अचानक एक धमाके के साथ फट गया। आह मम, मेरा चेहरा बहुत जलन हो रही है, उफ। उनके दोनों सहायकों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार पूरे 1 माह तक चला। घबराए नहीं प्रोफेसर साहब, अब आप बहुत ही जल्द फिर से अपनी रिसर्च आगे बढ़ा सकेंगे। और उपचार के बाद जब प्रथम बार उनके चेहरे की पट्टियां खोली गई, उस समय उनका चेहरा देख कर न चाहते हुए भी मैं दहशत से भर गई। नौकर तो चीख ही उठा, हे भगवान, उफ। अब अब आप घर जा सकते हैं प्रोफेसर। घर पहुंचकर भी वही सब हुआ। उन्हें देखते ही प्रत्येक नौकर दहशत से कांप उठे। हे मेरे मौला, ये क्या वही प्रोफेसर साहब हैं? उफ, कितना भयानक हो उठा है इनका चेहरा। शंभू साहब का कमरा अच्छी तरह साफ कर दिया है ना? जी हाँ साहब। ये लोग सब मुझे देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? आखिर बात क्या है? कहीं मेरा चेहरा? चलिए पिताजी, अपने कमरे में चलिए, अभी आपको आराम की सख्त आवश्यकता है। मेरा चेहरा, ये लोग जरूर मुझे देखकर ही इतना भयभीत हो रहे हैं। उफ, क्या मेरी शक्ल इतनी भयानक हो गई है? सहसा प्रोफेसर सुनील से हाथ छुड़ाकर वॉश बेसिन पर लगे आईने की ओर भागे। हे भगवान, नहीं पिताजी, रुक जाइए, उधर मत जाइए पिताजी। लेकिन वे नहीं रुके और फिर आईने में अपनी सूरत देखकर बुरी तरह से चीख उठे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मैं हरगिज नहीं हो सकता। मैं मेरे चेहरे को क्या हुआ? उफ, इतना भयानक। प्लीज़ स्वामी, कमरे में चलिए। पर पिताजी, होश में आइए पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, ये मेरा चेहरा हरगिज नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे, मैं उस कमीने डॉक्टर का खून पी जाऊंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे जिसने मेरी ये हालत की है। अचानक प्रोफेसर पागलों के समान ठहाका लगा उठा। आ हा, उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, खून पी जाऊंगा उसका। मम्मी अपनी भयानक शक्ल देख लेने के बाद शायद पिताजी को कोई दिमागी शौक लगा है। इनका इस अवस्था में रहना खतरनाक हो सकता है, कहीं ये पागल ना। ऐसा ना कहो बेटे, इन्हें तुरंत बेहोशी का इंजेक्शन देना होगा। शंभू काका, मेरा बैग लेकर आओ जल्दी। और हरी, किशन, कमरे के दोनों दरवाजे व खिड़कियां कसकर बंद कर दो। हा, मुझे रोकना चाहता है कमीने, मगर मैं किसी के रोके नहीं रुकने वाला। हा, किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा उसे। वो साहब, ये रहा आपका बैग, तुम सब मिलकर इन्हें पकड़ लो। शंभू, किशन, हरी, जल्दी करो। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? शंभू, किशन व हरी प्रोफेसर की तरफ झपटे। तुम उधर से पकड़ लो। प्रोफेसर साहब, होश में आइए। तीनों ने बाज की तरह झपट कर एक साथ प्रोफेसर साहब को पकड़ लिया। सुनील तेजी से दवा इंजेक्शन भरकर उनकी तरफ लपका। कसकर पकड़े रहो, मैं अभी इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, वरना एक एक को मार डालूंगा। पर जल्दी कीजिए साहब, इस समय प्रोफेसर साहब कुछ भी कर सकते हैं, वे अपने आपे में नहीं हैं। अचानक प्रोफेसर का हाथ जाने कैसे आज़ाद हो गया और झपट कर पास ही मेज पर रखा चाकू उठाकर उन्होंने हरी के सीने में घोंप दिया। खच, आह। हरी तड़प कर जमीन पर गिरा और फिर उठ ना पाया। ओ माय गॉड, हा। जबकि मौका पाते ही सुनील ने उन पर छलांग लगा दी और अगले ही पल, आह, उफ। कुछ ही पलों में प्रोफेसर कृष्णन बेहोश अगर जमीन पर लुढ़क गए। अब क्या होगा छोटे साहब? प्रोफेसर साहब ने हरी का खून कर दिया है। माँ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शंभू काका, ओह भगवान, ये सब क्या हो गया? घबराओ नहीं बेटे, ईश्वर पर भरोसा रखो। कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं बड़े से बड़ा वकील करूंगी। लेकिन मम्मी, अगर पिताजी ठीक ना हो सके तो? हौसला रखो बेटे, अगर हम ही हिम्मत खो देंगे तो फिर इस घर का क्या होगा? हरी की हत्या का मुकदमा प्रोफेसर साहब पर चला। मैं यह स्वीकार करता हूँ मिलॉर्ड की मुजरिम कल तक एक प्रख्यात वैज्ञानिक था, लेकिन दुनिया का कोई भी कानून की कोई भी धारा किसी भी व्यक्ति को कत्ल करने का अधिकार तो नहीं देती। इसलिए मिलॉर्ड, इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए नसीहत बन सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त यह क्यों भूल रहे हैं कि मुजरिम की दिमागी हालत न तो वारदात के समय ठीक थी और न ही अब ठीक है। इस बात की पुष्टि सरकारी डॉक्टर भी कर चुके हैं। अतः योर ऑनर, अदालत को चाहिए कि अपना फैसला लिखते समय वह इस बात को मद्दे नज़र रखे। मुझे यही कहना था। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अतः अदालत मुजरिम को मानसिक चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजने का आदेश देती है। हा, तुम सब पागल हो, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हा।
बस बेटी यही कहानी है तेरे अंकल की। तब से इन्हें लगातार बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा है और भोजन के रूप में तरल भोजन नसों द्वारा इनके शरीर में भेजा जा रहा है। हम लोग इनके इलाज के लिए दवा खोजने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ना मालूम वह दिन कब आएगा जब यह ठीक हो जाएंगे। लेकिन अदालत ने तो इन्हें मानसिक चिकित्सालय भेजने का आदेश दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गए? मैं जानती थी कि तुम यह प्रश्न जरूर करोगी। हाँ अनु, पिताजी को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन एक दिन वार्डन की लापरवाही से दरवाज़ा खुला रह गया। पिताजी अस्पताल से भाग निकले, जिन पर संयोग से मेरी नज़र पड़ गई और मैं उन्हें बेहोश करके घर ले आया। बस ये तब से यहीं है। किसी को भी कोठी में बने इस गुप्त तहखाने का पता नहीं है, इसलिए यह बात हम तुमसे भी छिपाना चाहते थे। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए, फिर सुबह होने पर इन्हें समय पर इंजेक्शन भी देना है। उसके बाद वह तहखाने से बाहर आ गए। फिर अगले दिन नाश्ते के समय, सुनील तुम क्या समझते हो, क्या अंकल कैंसर का इलाज ढूंढ पाने में सफल हो रहे थे? वारदात से केवल एक सप्ताह पहले पिताजी काफ़ी प्रसन्न दिखाई दिए थे। उन्होंने हमें बताया था कि जल्दी ही इस दवा को खोजने में सफल हो जाएंगे। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए आंटी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एसिड वगैरह भरे जाने का फटना, प्रोफेसर अंकल का पागल हो जाना, फिर अस्पताल से उनकी फरारी, इन सब बातों में ज़रूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ केवल छुट्टियाँ बिताने नहीं, बल्कि अखबारों में अंकल के बारे में पढ़ कर मामले की तह तक पहुँचने का निश्चय करके यहाँ आई हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि पिताजी किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं? अभी तक के हालात तो यही कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अंकल कैंसर का इलाज कुछ ही दिनों में खोज निकालने वाले थे। शायद यही बात अंकल की दुश्मन बन गई हो। बहरहाल जब तक मैं कोई सबूत हासिल नहीं कर लेती, मेरे लिए कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। नाश्ते के बाद आओ मम्मी, पिताजी को इंजेक्शन देना है। ठहरो, मैं भी चलती हूँ। तीनों पुनः तहखाने में पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सब ऐसे उछले मानो निकट ही किसी भूत प्रेत को देख लिया हो। मम्मी, पिताजी गायब हैं। उफ, यह कैसे हो सकता है? वे बेहोशी में चलकर तो नहीं जा सकते। लेकिन तहखाना खाली है आंटी, जिसका सीधा सा मतलब है कि अंकल यहाँ से फरार हो चुके हैं। कमाल है। इंजेक्शन का असर 8 घंटे तक रहता है और अभी 8 घंटे व्यतीत होने में पूरा आधा घंटा पड़ा है। उफ, यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार अनु के घर में कदम रखते ही, बस आंटी, मेरे कदम रखते ही आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओह, अब मुझे अपने सतर्क न रहने का अफसोस हो रहा है। रात घटनाएं कुछ इतनी तेजी से गुजरी कि मैं अंकल को चेक तक नहीं कर पाई थी। और ओह नो माय गॉड, इतनी बड़ी भूल! क्या हुआ? क्या हुआ? तो तुम क्या सोच रही हो अनु? कुछ हमें भी बताओ, क्या हुआ है? मेरी आंटी मेरी आंटी की और खुद की हालत पर नज़र डालो, सब कुछ समझ जाओगे। क्या हुआ है हमें? मेरी तो कुछ समझ में। ओह यस, कहीं तुम्हारा इशारा इस तहखाने की गर्मी से तो नहीं है? करेक्ट, इसी तरह है। हॉल में इस वक्त इतनी गर्मी है कि हम सब पसीने से नहा उठे हैं। हालांकि रात में पंखा चल रहा था, पर भाग दौड़ की वजह से यही यही हाल रहा, तो यही हाल रात को भी था हमारा। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? अंकल के जिस्म के कपड़े पसीने से भीग उठे थे, किंतु उनका चेहरा, सुनील, चेहरे पर एक भी बूंद पसीने की क्यों नहीं थी? जबकि पूरे शरीर के साथ चेहरे पर पसीना आना भी स्वाभाविक है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका सीधा सा मतलब है कि चेहरे पर कोई मास्क चढ़ा हुआ है। इस हालत में पसीना मास्क के नीचे वाले चेहरे पर आएगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि कल रात तक जो व्यक्ति यहाँ था वो मेरे पिताजी नहीं थे, बल्कि उनके मेकअप में कोई और था? इस समय मैं यही चेक करने आई थी सुनील, लेकिन अंकल फरार है, इसका और क्या मतलब निकाला जाए? उफ, मेरा तो दिमाग ही कुंद हो गया है। न जाने ये लड़की क्या क्या कहे जा रही है। तभी तो कहती हूँ आंटी, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है और मैं उस गड़बड़ का पता लगा कर ही रहूँगी। तभी आई चीख की आवाज़, ऊपर गड़बड़ है आंटी, जल्दी मेरे साथ आइए। तक खाने से बाहर निकलते ही सब उछल पड़े। ओ माय गॉड, किसी ने शंभू काका को खून कर दिया है। आह, कातिल, आह! शंभू का इशारा। मुख्य दरवाजे की ओर देखते ही सुनील बाहर लपका, जबकि अनु ने तेजी से शंभू को संभाला। यह सब किसने किया? शंभू काका, जल्दी बताओ, कौन है कातिल? कातिल मुझे तह खाने। आह! इसी के साथ शंभू की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। तभी सुनील भी हताश सा वहाँ पहुंचा। कोई बाहर नहीं मिला अनु, मैं जानती थी, लेकिन समझ में नहीं आता उसने शंभू को कत्ल क्यों किया? कौन है वो रहस्यमय इंसान? फिलहाल तो पुलिस को फ़ोन करना ज़रूरी है, लेकिन क्या पुलिस को तहखाने के कैदी के विषय में बताना ज़रूरी होगा? नहीं। फिर अनु सुनील व मिसेस कृष्णन को समझाने लगी कि पुलिस के आने पर उन्हें क्या कहना है। फ़ोन करने के कुछ देर बाद ही पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर, मेरा सोने का एक हार गायब है। मुझे लगता है ये सीधा साधा चोरी व हत्या का मामला है। शंभू द्वारा देख लिए जाने पर वह केवल हार ही ले जा पाया।
पंचनामा के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई। पुलिस को इन तीनों में कोई खास जानकारी न मिल सकी। पुलिस के जाने के बाद सुनील, मैं यहाँ लाइब्रेरी देखना चाहती हूँ जहाँ अंकल के साथ वह घटना हुई थी। चलो, मैं अपनी कार द्वारा अभी तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। पूरे 15 मिनट पश्चात उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर वह लेबोरेटरी स्थित है। लेकिन तुम वहाँ जाना क्यों चाहती हो? अंकल के दोनों सहायकों से मिलने। ओह, वे लिफ्ट द्वारा ऊपर रिसेप्शन में पहुँचे। अरे सुनील साहब, आप कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ओह अच्छा, आप डॉक्टर चटर्जी और डॉक्टर मित्तल से मिलना चाहते हैं, लेकिन आज केवल डॉक्टर चटर्जी से ही आप मिल पाएंगे। हमें पिताजी के उन दोनों सहायकों का पता चाहिए जो दुर्घटना के वक्त। गैलरी में सीधे जाकर दाएं मुड़ जाइए, रूम नंबर 26। शुक्रिया, यही रूम है। कॉलबेल का स्विच दबाओ। क्रीन क्रीन। कमाल है, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? क्रीन क्रीन। इस बार जो ही अनु ने दरवाजे को भीतर की तरफ धक्का दिया, वो खुलता चला गया। अरे, दरवाज़ा तो खुला है और हम खामोखा घंटी बजाए जा रहे थे। अंदर चलो। और भीतर का दृश्य देखते ही वे चौंक पड़े। यह सब क्या है अनु? लगता है यहाँ काफ़ी हंगामा हुआ है। डॉक्टर चटर्जी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तभी सुनील चीख पड़ा, अनु, डॉक्टर चटर्जी, किसी ने इन पर तेजाब डाल दिया है। ओह नो, हत्यारा बड़ी जल्दी से अपना काम कर गया। तुम यहीं रहना सुनील, मैं अभी आई। वह भागकर रिसेप्शन पर पहुंची। हमसे हमसे पहले और कौन उनसे मिलने आया था और कब? जल्दी बताओ। डॉक्टर चटर्जी का खून कर दिया गया है। व्हाट? कोई भी मनोज चटवाल कोई कोई भी मनोज चटवाल आए थे अब से 20 मिनट पूर्व। यह रहा उनका पता। आज की तिथि में यहाँ आने वाले वह पहले शख्स थे। 1 मिनट में यह पता नोट करना चाहती हूँ। आप पुलिस को फ़ौरन फ़ोन पर सूचना कर दीजिए। मिस्टर मनोज चटवाल, WZ343, रोहिणी कॉम्प्लेक्स, अनूप नगर। हेलो पुलिस स्टेशन, प्लीज़ जल्दी आइए। डॉक्टर चटर्जी का कत्ल कर दिया गया है। यस, विशाल भवन, 5th फ्लोर, रूम नंबर 26। पुलिस के वहां पहुंचने पर अन्नू को अपना सुनील का परिचय देना पड़ा। जान सकता हूं कि आप लोग डॉक्टर चटर्जी से मिलने क्यों आए थे? पिताजी की दुर्घटना के सिलसिले में ये कुछ पूछना चाहती थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस संबंध में यह छानबीन कर रही है? मुझे शक है कि अंकल की वह दुर्घटना केवल दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी की गई साजिश थी, और इससे ज़्यादा फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकती। तत्पश्चात इंस्पेक्टर से आज्ञा लेकर वे रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर मित्तल के घर का पता और चटवाल का हुलिया वगैरह जानकर वे दोनों बाहर चले आए। फिलहाल तुम्हारा कहाँ जाने का विचार है? डॉक्टर मित्तल के घर या चटवाल के यहाँ? डॉक्टर मित्तल के घर, क्योंकि चटवाल ने जो एड्रेस लिखवाया था वह यकीनन ठीक नहीं होगा। फिर उस एड्रेस पर पुलिस तो जानकारी हासिल करेगी ही। जिस समय दोनों डॉक्टर मित्तल के घर पहुंचे, वे बेड पर आराम कर रहे थे। आओ सुनील, बैठो। ये एकाएक अपने अंकल की याद कैसे आ गई? और ये तुम्हारे साथ कौन है? मेरी चचेरी बहन अनु। फिर एकाएक सुनील ने मानो विस्फोट सा किया। डॉक्टर चटर्जी का किसी ने खून कर दिया है। डॉक्टर चटर्जी का खून? ओह नो, किसने, कैसे, कब? आज ही, कुछ देर पहले। उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। प्रोफेसर कृष्णन मेरे अंकल हैं। लैब में उनके साथ वह दुर्घटना क्यों घटी थी? एकाएक डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। मैं इसे भला क्या कह सकता हूँ? एसिड्स के गलत मिश्रण के कारण अंकल कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे और आप लोग उनकी रिसर्च में मदद कर रहे थे। अंकल शायद सफलता के बहुत निकट थे। आप उनके सहयोगी होने के नाते इस बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि वे सफल हो रहे हैं। आपको पसीना बहुत आता है डॉक्टर साहब, क्या मतलब? थैंक यू डॉक्टर, मुझे आपसे यही पूछना था। इसके बाद दोनों इजाज़त लेकर बाहर आ गए। ये क्या बात हुई भला? क्या तुम बस इतनी सी जानकारी लेने इतनी दूर डॉक्टर मित्तल के घर आई थी? हाँ, जैसी जानकारी मैं लेना चाहती थी वह डॉक्टर ने स्वयं कहकर नहीं दी, बल्कि उनका चेहरा बोल पड़ा था। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अंकल के साथ कोई दुर्घटना में डॉक्टर मित्तल व डॉक्टर चटर्जी का ज़बरदस्त हाथ था। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया? अब यही पता लगाना है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सुनील। अपने पिताजी की उस हालत के लिए दोषी व्यक्तियों को सज़ा दिलवाने के लिए तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। जबकि अगले दिन, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अनु बोल रही हूँ। रोहिणी कॉम्प्लेक्स वाले हत्यारे का कुछ पता चला? रोहिणी कॉम्प्लेक्स में वह एड्रेस नहीं है। ओह थैंक यू इंस्पेक्टर। अब क्या होगा? उस हत्यारे को कहाँ तलाश करोगी? रोहिणी कॉम्प्लेक्स में ही। सुनील, पागल हो गई हो? अभी अभी तो इंस्पेक्टर ने बताया वह एड्रेस जाली था। जरूर जाली होगा, लेकिन सुनील स्वाभाविक रूप से
कभी कभी अपराधी ऐसे केसों में उसी जगह से मिलता जुलता एड्रेस बता जाते हैं। हो सकता है वह एड्रेस 100% गलत ना हो सकता है वह WZ343 ना हो और रोहिणी ठीक हो या रोहिणी गलत हो, अनूप नगर ठीक हो। मैं समझा नहीं। देखो, मान लिया कि तुम किसी की हत्या करने या कोई अपराध करने निकले हो और वहां पहुंचने पर तुम्हारे सामने वही स्थिति आती है जैसे कि डॉक्टर चटर्जी के सामने आई, यानी कि नियमों के मुताबिक तुम्हें अपना नाम पता रजिस्टर में दर्ज करवाना पड़ता है। तब यह हत्या की सोच कर चलते समय तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आई थी, तब तुम क्या करोगे? जो मुंह में आएगा वही वही लिखवाता जाऊंगा। मसलन विजय चोपड़ा, S42 लिंक रोड, सुषमा पार्क। ओह देखा सुनील, सुषमा नगर में तुम रहते हो और तुम स्वाभाविक ढंग से पता बताने के चक्कर में सुषमा नगर की बजाय सुषमा पार्क बोल गए। बोलो अब क्या कहते हो? तब तुम्हारे सोचने का ढंग अच्छा है। तभी एक कार तेजी से उनके सामने से गुजरी और अगले ही पल उफ बचो अन्नू। सुनील ने तुरंत उस कार का नंबर पढ़ना चाहा। ओह, नंबर प्लेट पर कागज चिपका रखा है। आखिर वह कौन हो सकता है? डॉक्टर मित्तल या चटवाल या कोई और ओह हाँ, क्यों ना डॉक्टर मित्तल के घर फ़ोन करके नौकर से उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति का पता लगा लिया जाए। ओह यस, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन उनके फ़ोन का नंबर मेरे पास है। तुम आओ तो। हेलो, क्या डॉक्टर मित्तल घर पर हैं? जी नहीं, वो तो 2 घंटे पूर्व ही अपनी कार पर चले गए। उनकी कार का रंग क्या है? लाल। हम पर हमले करने वाला भी लाल कार में था। वह कमीना यकीनन डॉक्टर मित्तल ही था जो तुम्हें व मुझे खत्म कर देना चाहता था ताकि कहानी कोई नया मोड़ न ले सके। अभी क्या कहा जा सकता है? फिलहाल हमें अब अनूप नगर की तलाश करनी है बेटे। अनूप नगर की तलाश करनी है। रोहिणी कॉम्प्लेक्स W2343 अनूप नगर चलो। रोहिणी कॉम्प्लेक्स पहुंचकर सुनील ने कार रोकी। सुनिए भाई साहब, देखिए हमें किसी मनोज चटवाल नाम के आदमी की तलाश है। यह है उसका पूरा पता। क्या आप हमें इस संबंध में हमारी कुछ मदद करेंगे? सॉरी मैडम, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। क्या आप बता सकते हैं कि अनूप नगर? सॉरी मैडम, आई डोंट नो। मनोज तिवारी किसी मनोज चटवाल की तलाश है हमें। WZ343 अनूप नगर। ऐसा तो कोई इस एड्रेस पर नहीं है। उफ, सुबह से वो उसे तलाश करते हुए दोपहर हो गई। लगता है हमें भूसे में से सुई तलाश कर रहे हैं। और उसी पर अनु की निगाहें एक व्यक्ति पर जम गई। सुनील, हमारा काम हो गया। सुनील, वह रहा मनोज चटवाल। क्या? लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि वही मनोज चटवाल है? रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर उसकी नाक के नीचे काला मस्सा भी है जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो ऐसे पूरी होगी। हेलो मनोज चटवाल साहब, का कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम मनोज चटवाल नहीं है। बकते हो तुम। मेरे पुकारने पर तुम फौरन पलट गए। अगर तुम चटवाल न होते तो पहली बार में ही पुकारने पर हरगिज न पलटते। तुम मनोज चटवाल ही हो, हत्यारे मनोज चटवाल। तुमने डॉक्टर चटर्जी का खून किया है। दूसरे ही पल उस व्यक्ति ने तेजी से उसे एक धक्का दिया। ओह, और भाग निकला। वह फरार नहीं होना चाहिए सुनील। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। आज वह नहीं बचेगा अनु, मैं उसे नहीं भागने दूंगा। यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गया? इस कमीज के टुकड़े को पहचानते हो सुनील? सावधानी से इन कंटीलों तारों को पार करके भीतर चले आओ सुनील। चटवाल इसी तरफ आया है। यह कमीज का टुकड़ा यकीनन उसी का है। सतर्क रहना, वह हम पर छिप कर प्रहार कर सकता है। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सहसा कमरे के आगे से निकलते हुए भीतर से आती आहटें सुनकर अनु ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो। और एकाएक एक झटके के साथ दरवाज़ा खुला। साथ ही एक साया हवा के झोंके के समान भीतर से निकलकर अनु पर झपटा। आह! और उसे धक्का देकर एक तरफ भाग निकला। सुनील तेजी से उसके पीछे लपका। हरामजादे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अचानक सुनील ने उस पर छलांग लगा दी। कमीने कुत्ते चटवाल, मैं तेरी बोटी बोटी छिल डालूंगा। सुनील उसे संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने एक घूंसा तुरंत उसके नाक पर जड़ दिया। आह कुत्ते, तुझे बताना होगा तूने डॉक्टर चटर्जी का कत्ल क्यों किया। तेरी असलियत क्या है? सुनील की लात उसके पेट पर पड़ी। उफ, वह कराकर बेहोश हो गया और जब वह सीधा खड़ा हुआ तो उसके चेहरे से एक फेस मास्क उतर कर नीचे लटक गया और उस मास्क के पीछे जो शक्ल उभरी उसे देखकर न केवल सुनील ही उछल पड़ा बल्कि अनु भी चौंक के भी न रह सकी। डॉक्टर चटर्जी, तुम? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी लाश तो हम ओह, अब समझा, वह दरअसल तुम थे ही नहीं डॉक्टर। पर तभी अनु उसके चेहरे को गौर से देखती हुई रहस्यमय स्वर में बोली, ठहरो सुनील, यह डॉक्टर चटर्जी नहीं है बल्कि डॉक्टर चटर्जी के मेकअप में कोई और है और इस मास्क के नीचे
किसका चेहरा छिपा है ये भी देख लेते हैं। कहने के साथ ही सुनील ने आगे बढ़कर शीघ्रता से उसके चेहरे पर लगा मास्क नोच लिया और फेस मास्क नोचते ही इस बार तो अनु भी उछले बिना न रह सकी। पर पिताजी आप इस रूप में, उफ, यह क्या गुत्थी है अनु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, तो ये आप हैं अंकल, डॉक्टर चटर्जी उर्फ मनोज चटवाल उर्फ प्रोफेसर कृष्णन, और भी न जाने क्या क्या। इसका मतलब चटर्जी का खून आपने किया है और हरी का खून तो आप पहले ही कर चुके हैं। उफ अंकल, यह सब क्या है, आपने ऐसा क्यों किया? ठहरे अनु बेटे, मैं मानता हूं कि अत्यधिक क्रोध की वजह से हरी का खून मुझसे हो गया था, लेकिन डॉक्टर चटर्जी मेरा वफादार साथी था, उसका कत्ल मैंने नहीं किया। अनु मेरी बच्ची, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें सभी बातें विस्तार से सुनाता हूँ। मेरे हाथों हरी का खून कैसे हो गया, मैं पागल क्यों हुआ, फिर चटर्जी और चटवाल का रूप मुझे क्यों धरना पड़ा, सब कुछ बताता हूँ। बेटी सुनो, तुम्हें याद होगा कि 6 माह पूर्व मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई थी जिसमें मैं अपनी शक्ल खो चुका था। जानती हो, उसकी वजह से, मेरे दूसरे सहयोगी डॉक्टर मित्तल की वजह से, जो कि नहीं चाहता था कि मैं कैंसर का इलाज ढूंढ पाने में सफल हो जाऊं। हालांकि मुझे डॉक्टर चटर्जी ने पहले ही उसके भयावह इरादे से अवगत करा दिया था, किंतु उस समय मैंने ही मित्तल पर अंधविश्वास दिखाते हुए उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक दिन उस गद्दार कमीने इंसान ने केमिकल रिएक्शन के जरिए मुझे खत्म कर देने की भयानक साजिश रच ली। मैं बेहद कुरूप हो गया। इतना खूबसूरत बेटी की सब लोगों के चेहरे पर मैंने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही देखी। मैं ठीक होकर घर पहुंचा, पर दुर्घटना के बाद वहां अपनी सूरत पहली बार देखकर मैं बुरी तरह से कपकपा उठा, होश खो बैठा। मैं अपने डॉक्टर मित्तल का खून पी जाने के लिए मेरा रोम रोम सुलग उठा सुनील बेटे, और उसी क्रोध की चरम सीमा में हरी का खून हो गया मुझसे। फिर शायद तुमने मुझे इंजेक्शन दे दिया, मैं होश खो बैठा। होश आया तो हरी की लाश मेरे सामने थी, जबकि मेरे सीने में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। तब मैंने जेल में सजा से बचने के लिए पागल हो जाने का नाटक किया। अदालत ने मुझे पागल करार देते हुए पागल खाने भेज दिया और वहीं चटर्जी मुझसे मिला। मैंने उससे कुछ भी नहीं छिपाया और मुझे किसी भी तरह इस कैद से मुक्ति चाहिए। चटर्जी, मुझे कैंसर का इलाज ढूंढना है और तुम जानते हो कि मैं सफलता के कितने करीब हूँ। कुछ भी करो, कोई स्कीम बताओ कि मैं स्वतंत्र रूप से लैब में कैंसर पर अपनी रिसर्च जारी रख सकूं और उस दगाबाज मित्तल से बदला भी ले सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम फिक्र न करो प्रोफेसर, कोई ना कोई राह जरूर निकाल लूंगा मैं। फिर स्कीम बन गई। पागल खाने के वार्डन को 10,000 रुपये दिए गए। इस प्रकार मैं वहां से भाग निकला। योजना के मुताबिक मैं डॉक्टर चटर्जी बन गया और डॉक्टर चटर्जी प्रोफेसर कृष्णन, जो कि सुनील के हाथ लग गए। अरे पिताजी, हा हा हा, ये दुनिया वालों की निगाहों से छिपाने के लिए तुमने मेरा रूप लिए चटर्जी को तहखाने में बंद कर दिया और एक दिन जासूस अनु का नाम सुनकर पहचाने जाने के भय से वह मेरे पास आ गया। हालांकि तब भी बेहोशी का इंजेक्शन उसे लगाया जा चुका था, किंतु उसके पास इस इंजेक्शन का बेअसर करने की गोलियां थी जिसका प्रयोग वह अक्सर कर लिया करता था। ओह, लेकिन फिर शंभू का कत्ल। सुबह जब अपने निकल भागने की प्रतिक्रिया देखने के लिए वह तुम्हारी बातें सुनने लगा, तब शंभू ने उसे देख लिया और आप ठीक हो गए मालिक, लेकिन आप यहाँ भेद खोलने के डर से तब मजबूरन उसे उसका कत्ल कर देना पड़ा। लैब में चटवाल के रूप में वह मेरे पास पहुंचा, क्योंकि अब मैं डॉक्टर चटर्जी के रूप में लैब में कार्य कर रहा था। उसके आने के बाद मैंने गुप्त रूप से कमीने मित्तल को वहां बुला लिया ताकि उस कुत्ते को वह इंजेक्शन दे सकूं। हा हा हा, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा कुत्ते। इस इंजेक्शन की दवा जिसमें जाते ही तू कोढ़ी हो जाएगा। थूकेंगे सब तुझ पर, तू मौत मांगेगा पर वह भी नहीं आएगी। नहीं, तुम चटर्जी नहीं हो सकते। हाँ, मैं चटर्जी नहीं हूँ, प्रोफेसर कृष्णन हूँ। और यह देख कुत्ते दगाबाज, मैंने कैंसर की दवा का वह फार्मूला खोज लिया है जिसके कारण ईर्ष्या में जल कर तूने मेरी हालत से भी बदतर कर दी। तेरी ही कारण आज मैं अपने बीवी बच्चों के प्यार को भी तरस गया हूँ, हरामजादे। और अब तुझे भी किसी नाली का गंदा गिलगिलाता कीड़ा बना दूंगा, तभी मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एकाएक उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मेरे हाथ से वह फार्मूला और इंजेक्शन गिर गया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा प्रोफेसर। ओह, लेकिन अचानक डॉक्टर चटर्जी बीच में आकर मित्तल पर टूट पड़े। डॉक्टर, छोड़ दे प्रोफेसर साहब को, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओह, कौन हो तुम? ओह, तुम चटर्जी, प्रोफेसर का वफादार कुत्ता। खामोश रहे नीस, तूने प्रोफेसर साहब पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। उन प्रोफेसर साहब पर उन्होंने तुझ पर इतना विश्वास किया और तूने उनके साथ दगाबाजी करके उन्हें जिंदा लाश बनाकर रख दिया। उन्हें तो फिर भी जिंदा रहने का मौका मिल गया था चटर्जी, लेकिन तुझे तो मैं वह मौका भी नहीं देने वाला।
और अगले ही पल उसने खतरनाक नाइट्रिक एसिड से भरी बोतल उठाकर चटर्जी पर फेंक मारी। ओह नहीं! मेरे देखते ही देखते डॉक्टर चटर्जी मृत्यु के आगोश में समाने लगे। ओह नो! घबराकर मित्तल वहां से भाग निकला, जबकि तुरंत मरते चटर्जी ने अपना चटवाल वाला मास्क मुझे सौंप दिया और मित्तल से भी प्रतिशोध लेने को कहा था। तुम उसे छोड़ना नहीं प्रोफेसर, और आज से तुम मनोज चटवाल बनकर रहोगे। आह, तुम जो कर रहे हो मैं वही करूंगा चटर्जी, लेकिन इस मास्क को अब मित्तल की हत्या के बाद कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। बहुत जी लिया इस गुमनामी के अंधेरे में। और चूंकि बेटी अब मित्तल मेरा भेद जान चुका था, इसलिए मैंने भी चटवाल का रूप ही अपनाने का निश्चय कर लिया। वह फार्मूला मेरे बरसों की मेहनत भी उसी एसिड की भेंट चढ़ गया सुनील बेटे, लेकिन मैं उस कमीने को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। खुद अपने हाथों ही धाएं। आह! तभी एक फायर की आवाज़ ने प्रोफेसर को खामोश कर दिया। गोली ठीक प्रोफेसर कृष्णन के माथे पर लगी थी। सुनील और अनु बहुत तेजी के साथ कमरे से बाहर निकलकर फायर की दिशा में लपके। वही लाल कार वाला, जल्दी करो, इस बार वह कमीना बचना नहीं चाहिए। इससे पहले कि हत्यारा कार में बैठकर फरार हो पाता, कुत्ते, अब तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। सुनील ने कार से उतरकर एक ठोकर उसके पेट में जड़ दी। कमीने, मेरे पिता के हत्यारे, तूने केवल मेरे पिता की ही जान नहीं ली, बल्कि उन सब की हत्या का भी जिम्मेदार है तू, जिन्हें भविष्य में कैंसर चाट जाने वाला है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी शक्ल देखकर दोनों में से एक भी नहीं चौंका। डॉक्टर मित्तल, तुम्हारे खिलाफ अब मेरे पास इतने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं जो कि तुम्हें फांसी से कम सजा नहीं होने देंगे। सुनील, इसे पुलिस के हवाले करना होगा। दिल तो कहता है कि मानवता के इस दुश्मन की बोटी बोटी चीख कर चिल कौए को खिला दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अब इसका जीवित रहना ही इसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। और इस प्रकार एक खूनी साजिश का भंडाफोड़ तो हो गया, लेकिन साथ ही कैंसर जैसी भयानक बीमारी के इलाज आगे एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग गया। समाप्त।